हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, आप एकदम बेस्ट कंटेंट एंड बेस्ट फैकल्टीज के साथ यहाँ पढ़ सकते हैं। सो इसी नोट पे क्लास 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स अपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रांग बनाइए विद मैग्नेट ब्रेन्स। ओके, सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 13.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। इससे पहले आपको एक वीडियो मिला होगा जहां पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.4 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.4 के सारे क्वेश्चंस को वाइंड अप कर देंगे। ओके, चलिए जी। सो पहला क्वेश्चन इस वीडियो का स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। सो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस in two tosses of a die where a success is defined as सबसे पहले number greater than 4 and second 6 appears on at least one die। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इसकी लैंग्वेज को समझना है। देखो, पेपर में ये डाउट तो आपको बिल्कुल नहीं होने वाला कि मैम ये आखिरकार किस पैटर्न का क्वेश्चन है, क्योंकि साफ साफ इन लोगों ने कह दिया है कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए मतलब रैंडम वेरिएबल्स चाहिए रहेंगे आप लोगों को और फिर आप उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल को क्या डिफाइन किया है आप लोगों को बता चुकी हूं मैं कि जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो इसके बाद जो कुछ भी लिखा है वो ही आपका रैंडम वेरिएबल होता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के बाद क्या लिखा है? नंबर ऑफ सक्सेसेस। सो इस केस में आपका जो x है वो क्या है? नंबर ऑफ सक्सेसेस, ये है आपका x। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेसेस क्या हो गया? आपका x हो गया, आपका रैंडम वेरिएबल हो गया। एक्सपेरिमेंट क्या है? हमने एक डाई को 2 बार टॉस किया है। अब एक डाई को 2 बार टॉस किया है, इसका मतलब हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने आउटकम्स होंगे? 36। ठीक है, और वो 36 आउटकम्स आप चाहो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको बता चुकी हूँ। राइट, ओके जी। सो इसकी सैंपल स्पेस में 36 आउटकम्स होने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है नंबर ग्रेटर देन 4। देखो, इन लोगों ने हमें रैंडम वेरिएबल क्या बोला है कि नंबर ऑफ सक्सेसेस। अब ये सक्सेस क्या है? सक्सेस की भी तो कोई डेफिनेशन है। तो फर्स्ट केस में सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। यानी कि आप यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? नंबर ग्रेटर देन 4। समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रही हूं यहां पे, ठीक है। सो दिस इज नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े वाले नंबर्स। अगर आपके दोनों डाइस पे, आपने डाइस को रोल किया, अगर दोनों डाइस पे 4 से बड़े नंबर आते हैं मतलब ये आपका सक्सेस है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? राइट, अभी मैं इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा रही हूं। तो फर्स्ट पार्ट में सक्सेस क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। यानी कि जब मैं अपनी 2 डाइस को रोल कर दूं तो मुझे दोनों ही डाइस पे क्या मिले? 4 से बड़ा नंबर मिले। तो यार 4 से बड़ा नंबर क्या क्या हो सकता है? 5 या 6, है ना? दोनों डाइस पे क्या मिले? 5 या 6, 2 नंबर्स, ये 2 चांसेस है। ठीक है, ओके। सो ये तो आपका नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4। लेकिन क्योंकि हम रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे केसेस पूरे बनाने पड़ते हैं। जैसे कि ये भी हो सकता है, यहाँ पे हम सोचते हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली आंसर नहीं करते क्योंकि नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4, हमें पूरे केसेस बनाने होंगे। हो सकता है कि मैंने अपने दोनों डाइस को फेंका और एक भी डाइस पे 4 से बड़ा नंबर ना आए, दोनों डाइस पे 1 2 3 4 आ जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए। हमें सारे केसेस सोचने हैं क्योंकि ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन कर रहे हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। ओके, तो आप सोचोगे क्या हो सकता है कि मैंने डाइस को फेंका, हो सकता है एक पे भी 4 से बड़ा नंबर ना आए, है ना? हो सकता है
फिर मैं अपने डाइस को फेंक रही हूँ, किसी एक पे 4 से बड़ा नंबर आ जाए, दूसरे पे छोटा नंबर आ जाए, या फिर हो सकता है कि मैंने अपने डाइस को फेंका तो दोनों डाइस पे मुझे 4 से बड़े नंबर मिल जाए। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज मुझे नजर आ रही है इस क्वेश्चन में। तो हम ये तीनों पॉसिबिलिटीज को लेंगे और उनके रैंडम वेरिएबल्स लिखेंगे और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। ये बात क्लियर है? ओके तो डायरेक्टली जाके आप सिर्फ एक ही केस को लेके सॉल्व मत कर देना इस क्वेश्चन को, ठीक है? यहाँ पे पूरे प्रॉपर केस बनेंगे। ओके सो बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस में आप खुद से बात करते हो कि भाई डाइस को फेंका है, सक्सेस क्या है? यहाँ पे जो सक्सेस है वो क्या है कि दोनों डाइस पे नंबर 4 से बड़ा आ जाए। फिर आप सोचोगे ना, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे 4 से छोटा आए, एक पे 4 से बड़ा आए, दूसरे पे 4 से छोटा, या फिर दोनों पे 4 से बड़े आ जाए। ये 3 पॉसिबल केसेस हैं। तो आपका ये जो x है, ये आपका x क्या क्या ले सकता है? आपकी x की वैल्यू 0 हो सकती है, आपके x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। ये x की वैल्यू का 0 होने का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है। एक पे भी हमें नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं मिल रहा। x की वैल्यू 1 है, इसका क्या मतलब है कि किसी एक डाइस पे 4 से बड़ा है, दूसरे का हमें नहीं पता, 4 से छोटा आ रहा है। और x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है? x क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस क्या है कि डाइस पे 4 से बड़ा नंबर मिले। तो हो सकता है दोनों ही डाइस पे मुझे 4 से बड़ा नंबर मिल जाए, ठीक है? सो ये हो गया आपका क्या? x। अब क्या करें? अब एक एक केस को थोड़ा विस्तार में लिखेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उनके बारे में सोचेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि दोनों डाइस पे क्या हो गया? 4 से छोटा नंबर आ गया, है ना? x क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस, और सक्सेस का 0 होने का क्या मतलब है कि दोनों डाइस पे 4 से छोटा नंबर आ गया। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि आपको लास्ट में तो पीडी चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, सो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जब फाइंड करने निकलेंगे तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? आउटकम भी तो लिखेंगे आप, है ना? x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि दोनों पे 4 से छोटे आए, मतलब फर्स्ट डाइस पे भी नंबर मुझे लेस देन 4 मिला, एंड सेकेंड डाइस पे भी क्या मिला मुझे? सेकेंड डाइस पे भी मुझे नंबर लेस देन 4 मिला। यही मतलब है ना x इक्वल टू 0 का, है ना? पहले डाइस पे भी 4 से छोटा मिल गया या 4 मिल गया, क्योंकि सक्सेस को साफ साफ इन्होंने कहा है कि इट इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 4। तो अगर 4 भी आ जाएगा तो भी फेल हो आप, ठीक है? तो 4 से बड़ा ही चाहिए। सो इसीलिए x इक्वल टू 0 की कैटेगरी में मैंने क्या रखा कि अगर मेरी पहली डाइस पे 4 या 4 से छोटा नंबर आ गया तो भी x इक्वल टू 0 कहलाएगा, और दूसरी डाइस पे भी अगर 4 या 4 से छोटा नंबर आ गया तभी भी ये x इक्वल टू 0 का ही केस है, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि 2 डाइस फेंक रहे हैं ना अपन। ओके अच्छा देखो, अब ये जो डाइस का फेंकना, ये इवेंट कैसा होगा? क्या मैं अब एक डाइस को 2 बार फेंक रही हूँ, मैंने जब पहली बार फेंका, जितने भी आउटकम्स हैं, ओके, जितने भी आउटकम्स हैं वो क्या इफेक्ट करेंगे जब मैं अपने डाइस को दूसरी बार फेंकूं उसकी प्रोबेबिलिटी पे? क्या ऐसा होगा कि मैंने पहली बार डाइस फेंका, 5 आ गया, फिर आपके उस डाइस से 5 उड़ के कहीं और चला गया? नहीं, जब आप दूसरी बार फिर उस डाई को फेंकोगे तभी भी आपके पास वो सेम आउटकम्स रहने वाले हैं। तो एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये टॉसिंग ऑफ अ डाई 2 टाइम्स एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, ओके? और इंडिपेंडेंट इवेंट का होने का क्या मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। ये छोटी छोटी बातें अब आपको समझना होगा, ठीक है? कि मैंने डाइस को जब 2 बार फेंका है तो इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक? किसी एक के होने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट डाइस पे लेस देन इक्वल टू 4 आए एंड सेकेंड डाइस पे लेस देन इक्वल टू 4 आए। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। तो मैं इस एंड को रिप्लेस कर सकती हूँ इंटरसेक्शन से। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्यों मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट रिकॉल कराया। ये इंटरसेक्शन है, ये एक इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, इसके होने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इंडिपेंडेंट है। तो मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ। मैं कैसे लिख दूंगी इसको? मैं इसे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट डाइस पे मुझे नंबर या तो 4 या 4 से कम मिल रहा है, इनटू प्रोबेबिलिटी कि सेकेंड डाइस पे
भी मुझे नंबर 4 या 4 से छोटा मिल रहा है। बड़ा बोला क्या मैंने, छोटा मिल रहा है, ठीक है। ओके, सो ये क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। फर्स्ट डाइस मतलब जब मैं अपनी डाइस को पहली बार फेंक रही हूँ, आप इसे फर्स्ट थ्रो या सेकंड थ्रो लिख लेना, वो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप सिर्फ कंसेप्ट समझो, ठीक है। एक ही डाइस को फेंका है ना, तो फर्स्ट थ्रो लिख दो, सेकंड थ्रो लिख देना वहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट डाइस पे 4 या 4 से छोटा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 4 या 4 से छोटा नंबर आने की। तो आप कहोगे मैम फेवरेबल बाय टोटल कर दो। हाँ, क्योंकि जितने भी ये इवेंट्स हैं ये इक्वली लाइकली है, तो आप बिल्कुल अपना 10th क्लास का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आप फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिख सकते हैं। तो जब मैं पहली डाइस में 4 या 4 से छोटे नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी निकालूंगी तो कितनी आएगी? 4 या 4 से छोटे कितने होंगे? 1 2 3 4। तो फेवरेबल कितने हो गए? 4। टोटल कितने? अभी एक ही बार की बात कर रही हूं मैं, है ना, तो टोटल कितने? 6। तो 4/6 फिर इनटू, अब मैं दूसरी डाइस पे गई, मतलब एक बार मैंने काम कर दिया, डाइस मेरे हाथ में थी, टॉस किया, 4 या 4 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो आप कहोगे मैम 1 2 3 4, सो 4/6। ओके जी, क्योंकि फेवरेबल 4 है और एक डाइस में 6 आउटकम पॉसिबल होते हैं, तो फेवरेबल बाय टोटल से 4/6 मिला। उसके बाद मैंने उसी डाइस को उठाया, दोबारा रोल किया और फिर से मैं चाह रही हूं आपसे कि आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता दीजिए ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 या 4 से छोटा। तो आप कहेंगे मैम अगेन फेवरेबल 4 है, टोटल 6 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4/6। ठीक है, कितना आ रहा है ये? कितना? यहाँ पे 4 4, आप चाहो तो इधर ही कट कर लो इसे। दिस इज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आपको मिल रहा है 4/9। सो ये प्रोबेबिलिटी है आपके x = 0 होने की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल का केस है, आपको सारे केसेस अपने आप से सोचने होंगे। 4 से छोटे नंबर चाहिए दोनों डाइस पे, क्या क्या केस बन सकता है? डाइस को फेंका, हो सकता है एक पे भी ना आए, एक पे आ जाए या दोनों पे आ जाए। तो एक पे भी ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/9। ओके, चलो आई होप ये पहला केस क्लियर है। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के दूसरे केस पे। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। दूसरा केस क्या कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 हो जाए, अरे भाई 1 तो ले लो पहले, x की वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाए? 1, यानी कि आपने अपने डाइस को पकड़ा, थ्रो किया। अब इमेजिन करना, यहाँ इमेजिन करने की जरूरत है, ठीक है। सो ये मेरी एक डाइस, बेसिकली इसी डाइस को दोबारा फेंक रहे हैं, लेकिन चलो मैं एक और बना देती हूँ यहाँ पे। ये रही मेरी वही डाइस जिसको मैं दोबारा थ्रो करने वाली हूँ, ठीक है। अब x = 1 का क्या क्या मतलब है? x का मतलब क्या था? सक्सेस क्या थी आपकी? सक्सेस थी कि मैम नंबर हमें 4 से बड़ा मिले, ये मत भूलना, ठीक है। x क्या था? नंबर ग्रेटर देन 4। अब x = 1 का क्या मतलब है? कि नंबर ग्रेटर देन 4 एक में आए, है ना। x = 1 का क्या मतलब है? कि x था नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 आपके किसी एक डाइस पे आए, आपको एक ही बार मिले, ठीक है। अब देखो, हो सकता है मुझे इस फर्स्ट डाइस पहली बार हो सकता है मुझे 4 से बड़ा मिल जाए, ठीक है, 4 से बड़ा मिल जाए। एंड क्योंकि मुझे 2 इवेंट परफॉर्म करना है ना, ऐसा तो नहीं कि अपने डाइस को मैं एक बार फेंक रही हूँ फिर खुश हो रही हूँ, नहीं, मुझे दोबारा भी थ्रो करना है, तो इसीलिए एंड दूसरी बार मुझे 4 या 4 से छोटा मिल जाए। x = 1 का मतलब एक सक्सेस मिली है आपको, किसी एक ही डाइस पे 4 से बड़ा आया है। तो हो सकता है कि जब मैंने अपनी डाइस को फेंका तो मुझे पहली बार ही 4 से बड़ा मिल गया, फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, मुझे दोबारा फेंकना है, दोबारा मैंने फेंका तो हो सकता है 1 2 3 4 में से कुछ आ जाए, ठीक है। तो ये x = 1 है ना, एक सक्सेस है यहाँ पे। अब देखो, जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना तो ऑर्डर पे फर्क पड़ता है, ठीक है। आप पूरे ऑर्डर चेक करते हो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। तो यहाँ पे आप कहोगे अब दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में सोचोगे, ठीक है। ये तो एक केस हो गया, या फिर और क्या हो सकता है कि मैंने अपने डाइस को पहली बार पकड़ा, थ्रो किया और मुझे फर्स्ट थ्रो पे < 4 मिल गया, दुखी हो गए अपन, ठीक है। पहली बार जब मैंने डाइस को पकड़ा, थ्रो किया, तो हो सकता है मुझे 1 2 3 4 में से कुछ मिल गया, मुझे सक्सेस नहीं मिली, लेकिन मेरे पास एक और चांस है, मुझे एक और बार थ्रो करना है क्योंकि 2 टॉसेस ऑफ अ डाई है।
तो मैंने दोबारा अपनी डाइस को पकड़ा, फिर से थ्रो किया, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे मुझे मिल गया 4 से बड़ा नंबर, है ना। तो कुल मिला के ये मेरा वो केस है जब मेरा x 1 है। x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस, सक्सेस क्या है यहाँ पे आपकी, सक्सेस थी मैम नंबर 4 से बड़ा मिल जाए। तो हमने पहला केस डिस्कस किया कि दोनों पे नहीं आ रहा 4 से बड़ा। दूसरा केस हमने क्या डिस्कस किया कि भाई एक पे 4 से बड़ा आ जाए। अब एक पे अगर 4 से बड़ा नंबर आ रहा है तो दूसरे पे तो छोटा आएगा ना, तभी तो x इक्वल टू 1 होगा। अब आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि यार पहली बार जब मैंने डाइस को फेंका तो मुझे फर्स्ट टाइम पे ही मिल गया। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, जब मैंने अपने डाइस को रोल किया हो सकता है पहली बार मुझे 4 से बड़ा मिल जाए, दूसरी बार में ना मिले, या फिर पहली बार में ना मिले दूसरी बार में मिल जाए। तो x इक्वल टू 1 में आप ये दोनों केस लेके चलेंगे। आई होप ये क्लियर है। और ये दोनों ही x इक्वल टू 1 है क्योंकि हमें इस केस में भी एक बार सफलता मिल रही है और इस केस में भी हमें एक बार ही सक्सेस मिल रहा है। ओके, आई होप ये क्लियर है। चलो तो निकालते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट डाइस पे आपका ग्रेटर देन 4 आ जाए एंड सेकेंड बार जब हमने थ्रो किया अपनी डाइस को तो क्या हो गया, असफल हो गए हम, लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। ये तो पहला केस है, ये तो पहला सिनेरियो है, ठीक है, या तो ऐसा हो जाए, ठीक, या फिर मतलब क्या, प्लस। और वैसे भी ये दोनों इवेंट्स आपस में कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लस बना रही हूँ, यूनियन नहीं बना रही, चल जाएगा, ठीक है। या तो ऐसा हो जाए या फिर क्या हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि ऑर्डर पे फर्क पड़ता है ना प्रोबेबिलिटी पे। तो ऐसा मान लो मैम कि फर्स्ट डाइस में हम हो गए असफल, हमें मिला लेस देन इक्वल टू 4 एंड सेकेंड डाइस पे खुश हो जाइए क्योंकि आपको ग्रेटर देन 4 मिल जाएगा। ये 4 है, 9 मत समझना, ठीक है, दिस इज 4। क्या ये x इक्वल टू 1 का केस समझ में आया, ठीक है, ओके। तो मैं इसे हटाती हूँ डायरेक्टली, बस अब तो आंसर है, अब तो कुछ है ही नहीं। ओके, तो अच्छा एक और बात बताओ, एक और बात, क्या लिखा है यहाँ पे, एंड का मतलब आप क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो मैं, आप दूसरी लाइन लिखेंगे, मैं वहीं पे चेंज कर रही हूँ उसे, ठीक है। आप इसको लिखने के बाद दूसरी लाइन पे आएंगे, फिर एंड को रिप्लेस करना इंटरसेक्शन से। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये दोनों इवेंट, पहली बार डाइस को फेंकना और दूसरी बार डाइस को थ्रो करना, ये कैसा इवेंट है, बिल्कुल ठीक जवाब, इंडिपेंडेंट। क्योंकि एक पे कुछ भी आ जाए वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे कोई असर नहीं डालता, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्योंकि मेरे ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो यहां मैं लगा सकती हूं ये वाला केस, क्या भाई, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ठीक है। तो आई होप ये पूरा केस क्लियर है। इससे मैं इरेज करती हूँ और चलते हैं आगे, अपन इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस बिल्कुल टफ नहीं है, बस आपको अपने आप से बातें करना है, ठीक है। जो भी सक्सेसर ने बोला है ना, सोचो क्या क्या हो सकता है, एक पे भी ना है, एक पे आ जाए, लेकिन अगर एक पे सक्सेस मिली है तो किस ऑर्डर में मिली है वो भी सोचना है, या फिर दोनों पे सक्सेस मिल जाए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो मैं इसको हटा के ऐसा इनटू का साइन बना सकती हूँ और ये मेरे 2 ब्रैकेट हो गए। क्या ये क्लियर है मैम, यहाँ पे पी बनाओ, ठीक है जी, ठीक है। कोई छोटी छोटी गलती हो ना तो आप उसे क्लियर कर लिया करो। ओके, अब फर्स्ट डाइस पे 4 से बड़ा नंबर मिल जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है मैम, 4 से बड़े तो 2 ही नंबर होते हैं, कौन कौन से, 5 या 6, डाइस की बात कर रहे हैं, वैसे तो बहुत होते हैं, ठीक है। तो 4 से बड़े मैम 2 ही नंबर होते हैं, 5 या 6, तो फेवरेबल है आपके पास 2, ओके। और टोटल कितने हैं डाइस पे, 6, सो 2/6 इनटू सेकेंड डाइस। जब सेकेंड बार मैंने अपने डाइस को फेंका तो मुझे 4 या 4 से छोटा नंबर मिल जाए, तो फेवरेबल कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 6। तो आप यहाँ लिखेंगे 4/6 प्लस, यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट डाइस पे ही आप असफल हो गए, लेस देन इक्वल टू 4 मिल गया, मतलब 4/6 है ना, इनटू, लेकिन उसके बाद आपको सक्सेस मिल गई, आपको सेकंड बार 4 से बड़ा नंबर मिल गया। तो 4 से बड़े सिर्फ 2 ही नंबर हैं, तो फेवरेबल हो गया 2 एंड टोटल हो गया 6।
अब जरा सॉल्व कर लो यार इसको, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा, कितना बना ये 2/3 3 जा 9, 6 नहीं लिखना, प्लस 2/9, तो ये बन रहा है 4/9। ठीक है, क्या मिला आपको 4/9। ये हो गया आपका x = 1 का केस। अब जरा बात करो x = 2 केस के लिए। x = 2 का क्या मतलब है, आप पूछोगे x क्या था, x क्या था, नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या थी कि 4 से बड़ा नंबर मिल जाए, 4 से बड़ा नंबर ही सक्सेस थी ना, एक बार चेक तो करो आप लोग, हाँ, नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, सो x = 2 का मतलब क्या है कि ये रही हमारी एक डाइस, ठीक जी, और इसी को दोबारा हमने फेंका तो हमने इसके लिए एक और बना दी, बिल्कुल ठीक बात है। अब x = 2 का मतलब ये है कि मुझे पहली थ्रो पे भी 4 से बड़ा मिल गया एंड दूसरे थ्रो पे भी 4 से बड़ा मिल गया। x = 0 का क्या मतलब था कि एक में भी मुझे 4 से बड़ा नंबर नहीं मिला। x = 1 का मतलब था कि सिर्फ किसी एक डाइस में, किसमें ये नहीं पता, बस किसी एक डाइस में, तो किसमें मिला, इसीलिए दोनों केस बनाए हमने। ओके, फिर x = 2 का मतलब क्या है कि दोनों ही डाइस पे मुझे 4 से बड़े नंबर मिल गए, इस पे भी और इस पे भी, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कि मुझे फर्स्ट डाइस पे क्या मिल गया, नंबर ग्रेटर देन 4 मिल गया, है ना। x = 2 का मतलब क्या है, ये 2 क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है कि दोनों डाइस पे 4 से बड़े नंबर मिले, तो फर्स्ट डाइस पे भी 4 से बड़ा नंबर मिला एंड सेकेंड बार जब मैंने अपने इसी डाइस को थ्रो किया तब भी मुझे क्या मिल गया, मुझे 4 से बड़ा नंबर मिल गया। क्या इसके होने से इसकी प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो ये हटाओ, यहाँ बनाओ इंटरसेक्शन, फिर इस इंटरसेक्शन को भी गायब करो क्योंकि इवेंट्स मेरे इंडिपेंडेंट हैं, तो यहाँ बना लिया हमने P। ओके, तो पहली डाइस पे 4 से बड़ा नंबर आ जाए, इसकी क्या चांसेस हैं, आप कहोगे मैम 4 से बड़े तो 2 ही नंबर है, 5 और 6, तो फेवरेबल है 2 एंड टोटल है 6, तो यहाँ आपको मिलेगा 2/6 इनटू सेम कहानी यहाँ पे 2/6, कितना आ रहा है ये 2 1 जा 2 3 जा इंटू 2 1 जा 2 3 जा, सो कुल मिला के आपको मिल रहा है 1/9। इतना इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है, आई होप ये क्लियर है। लेकिन देखो इतना खुश होके बस इतना ही सॉल्व करके आगे देखो, वैसे भी इतना बड़ा हो गया मैम, इतनी सारी चीज़ें हमने सोची इस क्वेश्चन में, तो आई होप हमारा आंसर आ गया है, लेकिन नहीं, अभी भी नहीं आया आपका आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ना टेबल भी चाहिए होगा। ओके, आओ ज़रा इसका टेबल बनाएं। तो इसका टेबल कैसे बनाओगे आप जानते हो, अब तो कुछ बचा ही नहीं, इतना काम कर लिया तो टेबल बनाना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे इस तरीके से लिखें आप इसे, ओके, ऊपर क्या लिखते हैं अपन, रैंडम वेरिएबल, और यहाँ पे उसी रैंडम वेरिएबल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है उसे लिखते हैं। सो 0 1 एंड 2 ये हमारा x था। x = 0 पे हमें क्या प्रोबेबिलिटी मिली थी, चेक करें क्या, कितनी मिली थी x = 0 पे प्रोबेबिलिटी आपको। x = 0 पे हमें मिला था 4/9, ठीक, x = 1 पे भी 4/9 और x = 2 पे 1/9, तो लो ये रहा आपका आंसर 4/9 4/9 एंड 1/9, ठीक है। तो इतने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब आप में से कुछ बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे होंगे कि मैम इस क्वेश्चन को तो हम बहुत डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे, वो सैम्पल स्पेस बना के, सैम्पल स्पेस बनाते 36 एलिमेंट्स, इनने बोला नंबर ग्रेटर देन 4, तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता। यहाँ पे मैम हम बिल्कुल 3 केस बनाते जो आप कह रहे हो, x = 0 वाला, 1 वाला एंड 2 वाला, हम बिल्कुल इस केस को बनाते, लेकिन क्या है वो सैम्पल स्पेस भी छोटी सी है, 36 एलिमेंट्स बनाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम बना सकते हैं, हम बहुत बार अपने क्वेश्चंस में बना भी चुके हैं, तो आप बिल्कुल उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप 36 आउटकम्स बनाना चाहते हो और उसके बाद उसी में से आप काउंट करना चाहते हो तो आप वो भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है ना, ये भी सबसे अच्छा लग रहा है, आप आसानी से अपने आप से बातें करते जा रहे हो, सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है। अगर आप सैम्पल स्पेस बना के एलिमेंट्स को काउंट करके इन तीनों केसेस को फिल करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता था, ठीक है, तो इस तरीके से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे
आप लोग अपने आप से काउंट कर लेते थे x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि हमें एक बार भी सक्सेस नहीं मिली, हमें दोनों ही डाइस पे नंबर कैसा मिला, 4 से 4 या 4 से छोटा मिला। तो आप दोनों डाइस पे से काउंट करते और वहां जाके नंबर लिख देते, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट ये भी ठीक है, आप इसे भी देख लो, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आपका आंसर फिनिश होता है इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, चले। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट अपन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है ये कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस। तो सबसे पहले तो कुछ नहीं, हम जरा अपने x से ही बातें कर लेते हैं। x क्या है आपका कि 6 अपीयर्स, आप लिखेंगे यहाँ पे 6 अपीयर्स ऑन एटलीस्ट 1 डाइस। ओके, अब ये एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम एक डाइस पे 6 मिल जाए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दोनों पे भी मिल सकती है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। सो एटलीस्ट 1 डाइस का मतलब ये है कि किसी एक पे मिले या एक से ज्यादा पे। तो यहाँ पे ज्यादा कितना हो सकता है, 2, क्योंकि 2 डाइस है, राइट। एक डाइस को 2 बार फेंका है मैक्स टू मैक्स, तो हो सकता है मुझे एक डाइस पे 6 मिल जाए या फिर मुझे दोनों पे मिल जाए। लेकिन अगेन हमारा क्वेश्चन किसका है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। आप सारे केसेस बनाओगे तो सक्सेस तो ये है, नो डाउट। अब क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आपका ये x ले सकता है, आपके इस रैंडम वेरिएबल की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। कि हो सकता है कि मैंने डाइस को लिया, एक बार थ्रो किया, 6 नहीं आया, फिर से मैंने अपने डाइस को लिया, क्योंकि 2 चांस है, 2 बार थ्रो करना है, फिर से थ्रो किया, अगेन 6 नहीं आया। तो आपका x एक वैल्यू तो 0 लेगा। ये x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि आपको सफलता नहीं मिली। आपने अपने डाइस को फेंका, पहली बार नो 6, 1 2 3 4 5 इसमें से कुछ आ गया, आपने फिर से थ्रो किया, फिर से आपको 6 नहीं मिला, क्या मिल गया, 1 2 3 4 5। ओके, तो एक तो आपका x 0 होगा, फिर एक आपका x क्या हो सकता है, 1। x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि आप कम से कम ना एक बार सफल हो गए, कम से कम। मतलब कैसे मैम, देखो ऐसे, x इक्वल टू 0 तो क्लियर है ना, एक बार भी सफल नहीं हुए। x इक्वल टू 1 का मतलब ये हो गया, मैं यहाँ पे डाइस बनाती हूँ तो अच्छे से क्लियर होगा, समझ लो यही 3 डाइस है, ये 3 केस बना रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालना है बाद में, इसलिए। तो देखो x इक्वल टू 0 में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। आपने डाइस को एक बार फेंका, 6 नहीं आया, दूसरी बार फिर फेंका, 6 नहीं आया। ये केस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ x इक्वल टू 1 का, यानी कि कम से कम आपको एक 6 मिल जाए। तो हो सकता है पहली बार जब थ्रो किया तब 6 मिल गया, दूसरी बार पे 6 नहीं मिला, ठीक है, दिस इज क्रॉस, इसको x मत समझें आप, ठीक है, क्या है ये आपका क्रॉस है, नहीं मिला, ठीक है। या फिर पहली बार पे 6 नहीं मिला, दूसरी बार पे 6 मिल गया, या फिर आपको दोनों बार पे 6 मिल गया, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या शो कर रहा है कि एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार मुझे 6 मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो x की वैल्यूज है ना वो 0 और 1 हो सकती है। मैम 2 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैम यहाँ तो एक बार 6 मिल रहा है तो ये आपका x इक्वल टू 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 बार 6 मिल रहा है ना, तो यहाँ तो x की वैल्यू 2 लेनी चाहिए आपको, नहीं लेंगे हम। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि सक्सेस जो है ना वो क्या कह रहा है कि एटलीस्ट एक बार। तो ये आप इसे कंबाइन समझेंगे कि कम से कम अगर एक बार 6 आ जाता है तो आप सफल हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 2 का कोई अलग केस नहीं बनेगा, ये पूरा एक ही है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। सक्सेस यहाँ पे क्या डिफाइंड है कि कम से कम एक बार 6 मिल जाए, तो कम से कम मतलब क्या, एक या एक से ज्यादा। तो ये पूरा किस में फॉल करेगा, x इक्वल टू 1। यहाँ पे x इक्वल टू 1 का ही मतलब है एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 नहीं लोगे आप, ऐसा मत सोचना कि मैम x इक्वल टू 0 लिया मतलब एक पे भी नहीं आया, x इक्वल टू 1 लिया मतलब किसी एक डाइस पे आया, फिर मैम x इक्वल टू 2 लेंगे क्योंकि दोनों डाइस पे आया, नहीं। x इक्वल टू 1 ही आपका एटलीस्ट वाला केस है, किसी एक डाइस पे, किसी भी अगर एक डाइस पे आपको 6 मिलता है तो आप सक्सेस में हो,
यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, या यहाँ मिल जाए, किसी एक पे मिल तो रहा है ना, तो इसीलिए x इक्वल टू 1 का ही एक केस आएगा। आई होप ये क्लियर है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और यहाँ पे यही गलती होती है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, सो ओनली पॉसिबल वैल्यूज फॉर x क्या क्या है, x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सिर्फ 0 और 1 है, 2 नहीं होगा। एटलीस्ट एक डाइस पे 6 आए, दैट इज योर सक्सेस। एटलीस्ट एक डाइस पे, दोनों पे आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये x इक्वल टू 1 के लिए ही है। ओके, राइट। सो चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो पहले बात करते हैं x इक्वल टू 0 की, मतलब हमें मिला ही नहीं 6 आया ही नहीं हमारा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा? आप लिखेंगे यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बार जब मैंने अपने डाइस को फेंका तो मुझे 6 नहीं मिला, तो क्या मिल गया मुझे? नो 6 लिख देती हूँ, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। पहली बार जब मैंने अपनी डाइस को फेंका तो मुझे 6 नहीं मिला, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या मिल सकता है मुझे फिर? 1 2 3 4 5 मिल सकता है मैम, ठीक है जी। फिर क्योंकि इवेंट क्या है मेरा, एक्सपेरिमेंट क्या है, एक बार थोड़ी फेंकनी है, एक बार भी फेंको तो दोबारा फिर से फेंको। तो दोबारा हमने अपने डाइस को फिर फेंका, तो जब मैंने सेकेंड टाइम अपने डाइस को थ्रो किया तब भी मुझे 6 नहीं मिला, नो 6। तो पहली बार भी 6 नहीं आया, दूसरी बार भी 6 नहीं आया। दैट इज माई x इक्वल टू 0। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी फर्स्ट डाइज नो 6 एंड सेकेंड डाइज नो 6। आई होप आप इसे रीड कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट डाई नो 6 एंड सेकेंड डाई नो 6, एंड का मतलब मैथ्स में होता है इंटरसेक्शन। अब जरा मुझे ये बताओ, ये टॉसिंग ऑफ डाइस ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंक रहे हो, क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल है। अगर एक बार फेंका 6 नहीं आया, दोबारा दूसरी बार जब डाइस को फेंकोगे ना तो इसके होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हमारे जो इवेंट्स है ये कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में। चलो लिख देते हैं यहाँ पे एक बार। सो प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट डाइस क्या लिखेंगे? नो 6, हमें कोई 6 नहीं मिला क्योंकि इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट है, तो इंटरसेक्शन चला जाएगा और यहां लिखोगे आप कि सेकेंड डाइस नो 6, सेकेंड डाइस पे भी 6 नहीं मिला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले डाइस पे 6 ना आए? तो फेवरेबल क्या है? मैम 6 नहीं आया, कोई कुछ और तो आ सकता है ना। हाँ, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल है आपके पास 5 एंड टोटल है ऑफ कोर्स 6 इनटू, दोबारा फेंकना है डाइस को, 6 नहीं आना है, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल कितने हैं? 5, टोटल कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 कितनी मिल रही है आप लोगों को? आपको मिल रही है 25/36, दैट्स इट। ओके, अब बातें कर लेते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। चलो, अगर ये क्लियर है तो आ जाओ x इक्वल टू 1 पे। x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि हमें कम से कम ना एक बार तो 6 मिल रहा है, कम से कम, दैट इज एटलीस्ट है, कम से कम एक बार 6, 2 बार भी मिलेगा तो भी इसी में लाइक करेगा, ठीक है। बार बार स्ट्रेस डाल रही हूँ क्योंकि यही गलती होती है, ठीक है। सो आप यहाँ लिखेंगे, क्या लिखने वाले हो आप लोग? प्रोबेबिलिटी, वही डायग्राम याद रख लो, इस डायग्राम को, पहली पे मिल जाए दूसरी पे ना मिले, पहली पे ना मिले दूसरी पे मिल जाए, दोनों पे मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका x इक्वल टू 1। तो आप लिखोगे फर्स्ट डाइस हमें मिल गया 6, ओके, एंड सेकेंड डाइस पे नो 6, या फिर प्लस, ऐसा भी हो सकता है ना। अब आपको सोचना है, अच्छा हो सकता है पहली बार पे मिल गया हो, दूसरी बार पे ना मिला हो, या फिर पहली बार पे नहीं मिला, ठीक है। सो पहली बार नो 6 एंड दूसरी बार पे क्या हुआ? दूसरी बार पे क्या हुआ? ये फर्स्ट है ना, हाँ, दूसरी बार पे आपको मिल गया 6, ओके, प्लस ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट है कि फर्स्ट डाइस पे आपको मिला 6 एंड सेकेंड डाइस पे भी आपको मिल गया 6। तो ये 3 टाइप के केसेस बनने वाले हैं x इक्वल टू 1 के लिए, ओके। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे?
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये एंड है, एंड को रिप्लेस करो इंटरसेक्शन से, ठीक, इधर भी रिप्लेस कर दो, चलो डन। इवेंट कैसे है, इंडिपेंडेंट है। इस इंटरसेक्शन को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, मैम इसे हटा दो, यहाँ पे इनटू बना दो, ये आपका दूसरे की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने इंटरसेक्शन को गायब करके इनटू बना सकती हूँ। तो ये भी गया, यहाँ पे भी p, ओके। चलो अब प्रोबेबिलिटी की पहले डाइस पे 6 मिल जाए, कितने 6 होते हैं, फेवरेबल कितने हैं, आपके डाइस पे 6 फेस हैं, कितनी बार 6 दिखता है आपको, एक ही बार। सो आप कहोगे फेवरेबल इज 1, टोटल इज 6। जब आप अपने डाइस को दोबारा फेंकने के लिए गए तो आपको कोई 6 ना मिले, क्या मिल जाए, 1 2 3 4 5, तो आप लिखोगे यहाँ पे 5/6 प्लस, हो सकता है कि पहली बार पे कोई 6 ना मिले, तो 5/6 और दूसरी बार पे 6 मिल जाए 1/6। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि फर्स्ट डाइस 6 तो यहाँ पे 6/6 लिख रहा है, नहीं, कितने 6 होते हैं, एक। मैम ऐसी गलती हम नहीं करते अब, चलो ठीक है। प्लस यहाँ आ जाओ, पहली डाइस पे 6, पहली डाइस पे 6, 1/6, दोबारा फिर से थ्रो किया डाइस को 6 आ जाए, क्या चांसेस है, 1/6, ठीक है। तो ये आ गया आपका इस तरीके से, क्या ये क्लियर है, ठीक है, एटलीस्ट 1/6, तो ये x इक्वल टू 1 में ही लाई करेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल आपका x 0 और 1 ही होगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है ये, दिस इज 5/36 प्लस 5/36 प्लस 1/36, यानी कि आपको मिल रहा है 11/36। किसकी वैल्यू है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के कम से कम एक बार 6 आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या, नहीं मैम, टेबल बनाएंगे, इतनी मेहनत की है, लास्ट में टेबल नहीं बनाओगे तो आधे नंबर चले जाएंगे, बना देना, ठीक। सो यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो px, x सिर्फ 0 या 1 हो सकता है, तो 0 वाले केस में x कितना आया था, देखना पड़ेगा। 0 वाले केस में आपका x आया था, कहाँ गया, कितना, 25/36, 25/36 और x इक्वल टू 1 में 11/36, सो दिस इज 25/36 एंड 11/36। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। चलो एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, समझो, सॉल्व करो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 24। अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, 4 बल्ब्स आपने निकाले हैं विद रिप्लेसमेंट, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, तो हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं पहले अपन। इन लोगों ने हमें कहा है कि आपके पास ना 30 बल्ब्स हैं, कितने हैं, 30, सो 30 बल्ब्स हैं आपके पास, जिसमें से 6 आपके डिफेक्टिव हैं, एंड 30 - 6 इज 24, सो 24 कैसे हैं आपके, नॉन डिफेक्टिव, तो D का मतलब डिफेक्टिव, N का मतलब नॉन डिफेक्टिव, ओके। और इस सैंपल में से हम लोग 4 बल्ब्स निकाल रहे हैं, और कैसे निकाल रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट। अगर एक निकाला है, देखा, रखा, उसका रिप्लेसमेंट रखा है आपने, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, बस आप तो इससे आप अपना काम देख लो, ठीक है। रिप्लेसमेंट है मतलब क्या, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं प्रोबेबिलिटी में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कोई कमी नहीं आने वाली, क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हो। अगर आपने एक निकाला भी है तो आप अपने घर नहीं लेके गए, आपने उसी लॉट में रखा है, तो बल्ब्स में कमी नहीं आई है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैटर करता है बस। और एक और चीज, विद रिप्लेसमेंट वर्ड का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप अपने इंटरसेक्शन को इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तोड़ के लिख दोगे, ये भी ठीक है। चलो जी, अब आते हैं आगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स।
यानी कि हमारा जो x है, सबसे पहले देखो, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है बता देंगे, लेकिन हमें x पता होना चाहिए। x क्या होता है, जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के बाद लिखा है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो x मेरा क्या है, x है मेरा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव बल्ब्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, वो मेरा x है। ठीक है, x कौन है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है। ठीक है, तो बता दो मैम कैसा क्या होगा। सोचो आप लोग, कितने बल्ब्स निकाल रहे हो, 4 बल्ब्स निकाल रहे हो, और x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो सोचो 4 बल्ब्स निकाल रहे हैं, विद रिप्लेसमेंट है, कमी नहीं आई है। हो सकता है कि जब मैंने इस लॉट में से बल्ब निकाला, 4 बल्ब्स निकाले मैंने, तो चारों ही मुझे कैसे मिल जाएं, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, है ना। हो सकता है कि मैं लॉट में से गई, क्योंकि देखो 24 नॉन डिफेक्टिव है, तो पूरे केसेस सोचो आप लोग, आपको x बताना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो अब आप शुरू हो जाएंगे अपने आप से बातें करने में। देखो 4 बल्ब्स निकालना है, हो सकता है चारों नॉन डिफेक्टिव आए, मतलब मेरा x क्या हो जाए, मेरा x 0 हो जाए, एक भी डिफेक्टिव ना आए, या फिर 4 निकाल लेना, एक डिफेक्टिव आ जाए, तो x मेरा 1 हो सकता है। ठीक है, या फिर मैंने लॉट में से जब बल्ब निकाला तो 2 डिफेक्टिव आ जाएं, या फिर 3 डिफेक्टिव आ जाएं, या फिर चारों ही मेरे बल्ब्स कैसे आ जाएं, डिफेक्टिव आ जाएं। तो मेरा जो x है ना, वो ये पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, क्या क्या, या तो एक भी डिफेक्टिव ना हो, मतलब 0। ओके, तो x मेरा क्या हो जाएगा, 0, एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं आया, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो हो सकता है चारों में एक भी डिफेक्टिव ना हो, फिर हो सकता है एक डिफेक्टिव आ जाए। ठीक है, हो सकता है 2 डिफेक्टिव आ जाए, 3 डिफेक्टिव आ जाए, या 4 डिफेक्टिव आ जाए। तो ये तो आपकी पॉसिबल x की वैल्यूज है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो अब ये x निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, आप जानते हो इसे। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब से 4 आपको निकालना है, एक भी ना आए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, चारों डिफेक्टिव आ जाए, काम खत्म। फिर बात करते हैं, अब थोड़ी सी बातों को अच्छे से सोचना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, बल्ब्स निकाल रहे हो 4, बाद में हमें इनकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे एक काम करो, D का मतलब क्या है, डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, और N का मतलब क्या है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है, अच्छा जरा मुझे ये बताना, क्या डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी और नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी, ये जो आउटकम है, क्या ये इक्वली लाइकली है? नहीं, साफ साफ नजर आ रहा है इक्वली लाइकली नहीं है। अगर आप यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो आपके पास कितने डिफेक्टिव है, 6, टोटल कितने हैं, 30, मतलब 6 1 जा 6 5 जा 30, 1/5। डिफेक्टिव बल्ब्स के आने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 1/5। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, ये वही अपन बचपन वाला मेथड लगा के चेक कर रहे हैं यहाँ पे। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, 24। ठीक है, टोटल कितने हैं, 30, तो कितना हो जाएगा ये, 4 6 जा 24 एंड 4, एक काम करो, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ओके, सो ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स 1/5, और ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स 4/5। ओके जी, अब चलते हैं अपने केसेस पे। x इक्वल टू 0, सो जब आपका x 0 था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालोगे क्या आएगी, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, कि आपको एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं मिला। आपने 4 बल्ब्स निकाले, आपको चारों ही कैसे मिल गए, नॉन डिफेक्टिव। तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव एंड फोर्थ भी आपका नॉन डिफेक्टिव, मतलब चारों ही बल्ब्स कैसे आ गए, नॉन डिफेक्टिव। और क्योंकि ये आपका जो इवेंट है एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5, तो 4/5 है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4/5 इंटू 4/5, एक और बार और फिर से एक और बार। ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स की यही तो प्रोबेबिलिटी है, 4/5 4/5 4/5 एंड 4/5। तो कितना आ जाएगा ये, 4 4 16, 4 4 16। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप,
25 25, ये तो आपका 625 हो रहा है एंड 16, 4 4 सा 16 और 16, चलो इसका मल्टीप्लिकेशन देखें कितना आएगा 256, 6 6 सा 36, 6 1 7 8 9 1 6 1 6 5 256, यस 16 16 इज 256। तो ये आ रहा है आपका पहला केस कि जब आपने 4 बल्ब्स निकाले और चारों ही कैसे आ गए, नॉन डिफेक्टिव आ गए। क्या ये क्लियर है? ओके डन। अब चलते हैं x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है, इधर ही अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो x इक्वल टू 1 पे आ जाओ आप लोग, इधर आ जाओ। x इक्वल टू 1 यानी कि एक बल्ब आपका डिफेक्टिव आए, तो कोई भी एक बल्ब डिफेक्टिव आ रहा है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 मतलब क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको कैसे मिल गए, तीनों नॉन डिफेक्टिव मिल गए। आपने पहला निकाला नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, लेकिन जब फोर्थ वाला आपने बल्ब निकाला तो डिफेक्टिव आ गया। अब प्रोबेबिलिटी में ऑर्डर पे फर्क पड़ता है, ठीक है, तो आपको सारे पॉसिबल ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 नॉन डिफेक्टिव आ गए, तीसरा डिफेक्टिव और फोर्थ नॉन डिफेक्टिव आ जाए। 4 निकाल रहे हो ना बल्ब, इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। या फिर क्या हो जाए कि पहला ही डिफेक्टिव आ जाए, बाकी सब कैसे आ जाए, नॉन डिफेक्टिव आ जाए। मैम ये ऑर्डर कैसे बनाया आपने? अरे मैंने क्या किया, इसको फिक्स किया, फिर इसको ना मैं हर एक चांस में आगे आगे शिफ्ट करती गई, ठीक है। तो यही 4 पॉसिबल केसेस बन सकते हैं जब आपका कोई एक बल्ब डिफेक्टिव आ रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग का नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, ठीक है, ये एक केस बन गया क्योंकि 4 बल्ब निकालने हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव आ जाए, फिर आपका नॉन डिफेक्टिव आ जाए। तो ऐसा ही आपने थोड़ा काम किया और आपके पास ये 4 पॉसिबल केसेस बन गए। अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले तो वही बात, इंडिपेंडेंट इवेंट से तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के दिखाऊं क्या, एक बता देती हूँ, प्रोबेबिलिटी n, प्रोबेबिलिटी n, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्रोबेबिलिटी ऑफ d, ओके, प्लस इसको भी ऐसे ही ब्रेक करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्रोबेबिलिटी ऑफ d, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्लस इसको ही ऐसे ब्रेक करते चलना, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्रोबेबिलिटी ऑफ d, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ d, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, इस तरीके से, ठीक है। अब इतना बड़ा आएगा, आगे आप जाओगे तो और भी केसेस बनने वाले हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं इतना दिखा के आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, क्योंकि ये पहला था तो मैंने इसे लिख दिया, ओके। अभी मैं इसे हटा देती हूँ यहाँ पे और डायरेक्टली अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करती हूँ। सो पहला बल्ब नॉन डिफेक्टिव आ जाए, क्या प्रोबेबिलिटी है, 4/5 ना, हाँ 4/5। तो पहला नॉन डिफेक्टिव आ जाए 4/5, फिर दूसरा नॉन डिफेक्टिव आ जाए 4/5, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव आ जाए 4/5। किसी की भी प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विद रिप्लेसमेंट आप काम कर रहे हो। इसके बाद फोर्थ आपका डिफेक्टिव आ जाए तो 1/5, प्लस इधर आ जाओ, नॉन डिफेक्टिव 4/5, फिर से नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5। आगे चलो मेरे साथ, इधर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव 4/5, डिफेक्टिव 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, फिर से 4/5, फिर चलो आगे, प्लस डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या थी आपकी बताओ, 1/5, नॉन डिफेक्टिव 4/5, 4/5 और ये रहा 4/5। मैम इतना बड़ा कैलकुलेशन करवाओगे, करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे देखा जाए ना ये सब सेम ही तो है ना, ये सब सेम ही तो है, ऑर्डर में तो फर्क पड़ा है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, 4 बार है ना, तो 4 टाइम्स क्या, 1 को लिख दो, दिस इज 4/5 की पावर 3, 1/5, इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। 4/5, 4/5 3 बार है तो उसकी पावर 3 लगा दी, 1/5 एक बार था, और ये टोटल कितनी बार लिखे, 4 बार, तो इंटू 4 कर दिया, या इतना तो आप लोग जानते हो, ठीक है, ओके। अब सुनो, इस 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या आ जाएगा, इस 4 का इससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, इधर ही लिख देती हूँ मैं, क्या बनेगा ये बनेगा 4/5 की पावर 3, 4 इंटू 1/5 इस 4/5,
बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर 4। इसकी पावर 4 तो वही सॉल्व किया था कि नहीं, किया था कि नहीं, देख लो बिल्कुल। तो ये कितना आ रहा है, 256/625। दैट्स इट, चेक कर लो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपके 2 ही केस बने हैं, 3 और बनाने हैं, ठीक। चलो क्लियर है ये, ओके। अब चलते हैं आगे x इक्वल टू 2 केस पे। सो x इक्वल टू 2 का क्या मतलब है कि आपको ना 2 नॉन डिफेक्टिव बल्ब मिल रहे हैं, नहीं x क्या था आपका, डिफेक्टिव बल्ब्स, तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि आपको 2 डिफेक्टिव बल्ब्स मिल रहे हैं। किस ऑर्डर में मिल रहे हैं, किस सीक्वेंस में मिल रहे हैं, अब वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, हर एक ऑर्डर पे फर्क पड़ता है प्रोबेबिलिटी में। तो चलो सोचते हैं क्या होगा मैम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 ही था ना, हाँ, मतलब 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है। चलो सोचते हैं, हो सकता है, क्या हो सकता है बताओ, हो सकता है कि मैम हमें स्टार्टिंग में 2 नॉन डिफेक्टिव मिल गए, बाद में 2 डिफेक्टिव मिल गए। ये मेरे n और d समझ में तो आ रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 नॉन डिफेक्टिव और आखिरी के 2 डिफेक्टिव मिल गए। अब इसको ही घुमा घुमा के आपको पॉसिबल केसेस सोचने हैं। चलो आ जाओ, तो सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, पहले 2 नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव मिल गए ना, शिफ्ट कर दो, एक d को घुमाते हैं। चलो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ n, इस d को घुमाया, इसको यहाँ लेकर आए, ठीक है। हो सकता है पहला नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, या फिर क्या करना है, अभी इस d को घुमा रहे हैं ना, चलो घुमाते रहो, तो ये d हमारा जंप करके आगे आ जाए, ये रहा n, ये रहा n, ये रहा एक d। ऐसा भी हो सकता है ना कि स्टार्टिंग में डिफेक्टिव आ जाए, फिर 2 निकाले नॉन डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव आ जाए। या फिर अब क्या करें, एक काम करो, ये 3 बना लिए ना आप लोगों ने, अब इनको पलट दो, जैसे अपन कॉइन में करते थे ना, वैसे ही काम करो। क्या करेंगे हम, वहीं से प्लस आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, ये क्या लिखा था अपना यहाँ पे, डी एंड डी, ठीक है, ये आया था एक। अब यहीं पे प्लस बना के आगे चल रहे हैं अपन, क्या, एन को पलट दो डी से और डी को चेंज कर दो एन से, प्लस फिर प्रोबेबिलिटी वो ही इंटरचेंज करो, एन को डी से, डी को एन से, ठीक है, प्लस इधर आ जाओ, प्रोबेबिलिटी डी मतलब एन, एन मतलब डी। मैम ये कौन सा इंग्लिश पढ़ा रहे हो, अरे भाई मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। क्या किया हमने, आउटकम्स बनाने हैं ना, तो हमने क्या किया, 3 बना लिए, और 3 आएंगे तो इस तरीके से आ जाएंगे आपके, ठीक है। सो हमने d को n से और n को d से चेंज किया और हमें मिल गए 6 आउटकम। कोई सेम तो नहीं हो गए, चेक कर लो एक बार आप लोग, n n d d, n d n d, d n n d, ठीक है, सब ठीक है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है कि जब आप अपने लॉट पे जाएंगे 30 बल्ब्स में से, तो अगर आपको 2 डिफेक्टिव बल्ब चाहिए तो किस इस ऑर्डर में मिल सकता है कि स्टार्टिंग के 2 नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव, या फिर एक नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, या फिर पहला डिफेक्टिव फिर 2 नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव मिल जाए, या फिर एज आप पढ़ सकते हो आगे, ठीक है। चलो अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज की बारी है। सो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इवेंट आपका विद रिप्लेसमेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो इन सब की प्रोबेबिलिटीज आप लिखते चलिए और इनटू करते चलिए। सो नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी 4/5, पहले वाले से बात कर रही हूँ मैं, 4/5 कितनी बार लिखा है, 2 बार, ठीक है, लिख लेते हैं 4/5। और डिफेक्टिव कितनी बार, 2 बार, 1/5। जब आगे भी चलेंगे तभी भी ऐसा ही कुछ सेम सिनेरियो मिलेगा, बस ऑर्डर में फर्क होगा। तो आप जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया है ना, तो एक काम करो, यहाँ पे 6 से करो मल्टीप्लीकेशन। नॉन डिफेक्टिव आपका 2 बार है, डिफेक्टिव आपका 2 बार है, तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 था तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ आप अलग अलग लिखते चलते, राइट। अब क्या होगा मैम, मल्टीप्लाई, चलो ठीक है, आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं। सो कितना मिलेगा आपको, ये दिस इज 4 4 16, और यहाँ पे 25, 16 into 1 is 1, 5 5 are 25, 5 5 are 25, and 25 into 25 is 625, और इसमें भी मुझे करना है 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 6 are 36, 6 4 6 9,
तो 96/625 आ रही है प्रोबेबिलिटी जब आपके 2 बल्ब्स डिफेक्टिव थे और 2 नॉन डिफेक्टिव थे। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट केस पे, और नेक्स्ट केस है आपका x = 3, मतलब कि x क्या था, डिफेक्टिव बल्ब्स, तो 3 डिफेक्टिव बल्ब्स आ रहे हैं और 1 नॉन डिफेक्टिव आ रहा है। तो आओ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 इज इक्वल टू, क्या बोलोगे आप लोग कि मैम 3 डिफेक्टिव बल्ब्स आना है और 1 नॉन डिफेक्टिव आना है, लेकिन किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो मायने रखता है, तो उन्हें लिखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मेरे स्टार्टिंग के तीनों ही बल्ब्स डिफेक्टिव निकल जाएं और 1 नॉन डिफेक्टिव आ जाए, ऐसा हो सकता है ना। x = 3 का क्या मतलब है कि 3 डिफेक्टिव बल्ब्स लेके आओ। अब किस ऑर्डर में आ रहे हैं वो आप खुद चेक करो, ठीक है, ओके। तो हो सकता है मैम, अब क्या सोचना है, आपने पहला लिख दिया, अब इसको घुमाते चलो, आपको आगे के आउटकम मिलते जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, दिस इज D एंड D, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी, इसे शिफ्ट करो, डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव, ओके। अब क्या करेंगे, इस n को एक और कदम आगे बढ़ा दो, तो दिस इज n मतलब नॉन डिफेक्टिव, और उसके बाद तीनों लाइन से आपको डिफेक्टिव मिल गए हो। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और केस होगा, तो यही 3 केस बन रहे हैं। लास्ट में नॉन डिफेक्टिव मिल रहा है, या सेकंड लास्ट में नॉन डिफेक्टिव, या सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है, या फिर पहले पोजीशन पे नॉन डिफेक्टिव मिल रहा है। तो ये रही 3-4 पॉसिबिलिटीज कि आपको किस ऑर्डर में डिफेक्टिव बल्ब्स एंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स मिल रहे हैं जब x आपका 3 है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं। तो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/5, ओके, इंटू 1/5, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, और हम पहले ही डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर चुके हैं। तो 1/5, 1/5, 1/5, और नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी है 4/5, ठीक है। कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे करो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि देखो ना हर बार 3 ही डिफेक्टिव है और 1 नॉन डिफेक्टिव है, तो हर बार यही आएगा, बस ऑर्डर आगे पीछे होगा, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा। इसीलिए एक बार लिखो कितनी बार है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आ जाओ इसका मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आएगा, 4 4 16, एंड ये बन जाएगा आपका 625, ठीक है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 3, यानी 3 आपके कैसे बल्ब हैं, 3 आपके यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब्स हैं। अब एक और आखिरी केस बचा है x = 4 के लिए, तो आओ जरा उससे भी बातें करें अपन। x = 4 का क्या मतलब है कि आपको चारों ही बल्ब्स डिफेक्टिव मिल गए हैं। अब इसमें क्या ऑर्डर होगा, चारों ही डिफेक्टिव मिल गए मतलब क्या, पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव एंड फोर्थ भी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी 1/5, लिख दो, 1/5, 1/5 इंटू 1/5, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 1/625। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये हो गया x = 4। अब क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब आप बनाएंगे टेबल। सो टेबल में बस अब आपको सारी वैल्यूज को फिल करना है और क्वेश्चन आपका खत्म। दिस इज x, ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ x, x 0, 1, 2, 3 और एक और पोजीशन 4 था, है ना, एक और बना दो 4, इतनी पोजीशन ले सकता है आपका x, दैट्स इट। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज फिल कर दो। तो x = 4 पे तो प्रोबेबिलिटी 1/625 आई है, ठीक है। x = 3 पे कितनी आई है, 16/625, चलो और फिल करें, 16/625। x = 2, x = 2 पे कितनी, 96/625, 96/625, और यहाँ पे कितनी थी, 256/625, और यहाँ पे भी 256/625, ठीक है। चलो एक बार चेक कर लो आप लोग आंसर ठीक है या नहीं, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो हमने यहाँ पे बातें की, इस क्वेश्चन में 30 बल्ब्स थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, इस पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो बहुत प्यार से धीरे धीरे चीज़ों को समझते चलो, सो दैट आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। 30 बल्ब्स थे, 6 डिफेक्टिव, 24 नॉन डिफेक्टिव थे। हम समझ गए थे यहाँ पे 4 डिफेक्टिव बल्ब्स निकालना है आपको, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे केसेस बनेंगे, तो हमने पहले ही इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के रख ली।
डिफेक्टिव बल्ब और नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इक्वली लाइकली नहीं है, इनकी प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ प्रोबेबिलिटीज नहीं थी, ठीक है। इसलिए हमने जितने भी यहाँ पे इवेंट्स लिखे थे उन सब की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट किया है, राइट। तो ये x इक्वल टू 0 का केस, फिर ये आपका x इक्वल टू 1 का केस, फिर जाते हैं x इक्वल टू 2 पे, 3 एंड फाइनली आपका आंसर। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छे से सॉल्व करना और फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोग ले लो एक बार स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो खत्म, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 times as likely to occur as tail। पहली लाइन पे कॉइन की थोड़ी सी तारीफ करिए, कैसा कॉइन है, बायस्ड कॉइन है। अगर टेल एक बार आता है तो हेड 3 बार आता है, ठीक है, ये कॉइन की तारीफ हो गई, ओके। इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, और इसी बायस्ड कॉइन को आपने 2 बार टॉस किया है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए नंबर ऑफ टेल्स का। तो छोटे से 2 लाइन के इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, कॉइन कैसा है आपका, बायस्ड है। तो आओ जरा इसकी तारीफ को थोड़ा समझते हैं अच्छे से। कॉइन आपका बायस्ड है और ऐसा बायस्ड है कि हेड जो है ना 3 times as likely to occur as tail। मतलब अगर टेल एक बार आता है तो हेड आपका 3 बार आता है, ठीक है, 4 बार नहीं 3 बार आता है। तो हेड आपका 3 बार ज्यादा आता है एज कंपेयर टू टेल। सो अगर हेड 3 है तो टेल क्या है, 1। इट इज अ बायस्ड कॉइन। तो जब आप इस बायस्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, ठीक है। मैं अपने कॉइन को टॉस कर रही हूं तो यहां पे इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, हेड 3 बार ज्यादा आ सकता है एज कंपेयर टू टेल। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल आने की 1/4, ओके। चलो, ये तो पहली लाइन से हमने ये कंक्लूड किया। अब इसी ही बायस्ड कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, आ जाओ जरा बनाते हैं। 2 बार टॉस किया है मैम तो 4 आउटकम्स आएंगे आपके पास, और वो क्या होंगे, हो सकता है कि पहली बार में भी हेड आ जाए, दूसरी बार में भी हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना। आउटकम्स तो यही बनेंगे। ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि हेड 3/4 है, टेल आपका 1/4 है, ठीक, क्योंकि बायस्ड कॉइन है। लेकिन आप अपने इस एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे हो, आप अपने इस एक्सपेरिमेंट में कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो, जिसकी सैंपल स्पेस तो ऐसी ही बनेगी, ठीक है, ओके। अब क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए नंबर ऑफ टेल्स का। तो x क्या है आपका, x है आपका नंबर ऑफ टेल्स, x इज नंबर ऑफ टेल्स। अब क्या क्या हो सकता है x की वैल्यू, सोचो जरा। 2 बार टॉस कर रहे हो आप, आपने अपने कॉइन को टॉस किया, हो सकता है एक भी टेल ना आए, है ना, दोनों ही क्या आ जाए, हेड हेड आ जाए। तो x आपका 0 हो सकता है आपने अपने कॉइन को टॉस किया तो एक टेल आ जाए, दिस इज 1। या फिर कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपने अपने जब कॉइन को टॉस किया तो पहली बार में भी टेल आ जाए, दूसरी बार में भी टेल आ जाए, मतलब मुझे 2 टेल मिल जाए, दैट इज 0 1 2। तो इस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हो सकती हैं दे आर 0 1 एंड 2, क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। कॉइन को कर रहे हैं 2 बार टॉस, तो हो सकता है एक बार भी टेल ना आए, हो सकता है एक बार टेल आ जाए, या फिर हो सकता है कि 2 बार टेल आ जाए, इससे ज्यादा तो नहीं आएगा। तो दिस इज 0 1 2 द वैल्यू ऑफ x। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अब हम बातें करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होगा, आप यहां लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इधर ही आ जाओ आप लोग, कि एक भी टेल नहीं आया, एक भी टेल नहीं आया, यानी कि क्या आया, हेड हेड आया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालोगे, हेड हेड निकालोगे। x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x है नंबर ऑफ टेल और नंबर ऑफ टेल 0, मतलब एक भी टेल नहीं आया, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, HH की प्रोबेबिलिटी निकालोगे। तो इस हेड हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या बोल रहे हो आप लोग, 1/4, गलत है जवाब। क्यों,
मेरा कॉइन कैसा है, बायस्ड है, ठीक है। तो ये कॉइन मेरा बायस्ड है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसे इस तरीके से ही ब्रेक करोगे, पीएच, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4। हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4। तो आंसर कितना आ रहा है, 9/16। इसीलिए स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, कॉइन बायस्ड है, हेड आपका 3 बार आता है तो टेल 1 बार आता है, तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/4, टेल की क्या है, 1/4। आप में से जितने भी बच्चे सोच रहे थे ना कि मैम इसका आंसर 1/4 होगा, PHH वाले का, तो वो 1/4 आप कैसे कह रहे थे, मैम फेवरेबल है 1, टोटल है 4, तो 1/4। वो तब लगता जब ये सारे हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती। जैसे आप जब पहले क्वेश्चन करते थे, कॉइन को टॉस करते थे, तो हेड या टेल आता था, हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, दोनों प्रोबेबिलिटीज कैसी थी, सेम हुआ करती थी। लेकिन यहाँ क्या है, अंतर है, दे आर डिफरेंट, बायस्ड है, इक्वली लाइकली तो है ही नहीं। तो इसीलिए आप 1/4 डायरेक्ट देख के नहीं बोलेंगे। और सेम कहानी आपके प्रीवियस क्वेश्चन में था, जब आपने डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव बल्ब निकाले थे, वो भी इक्वली लाइकली नहीं था। इसलिए जितने भी केसेस बने थे, आपने हर एक की प्रोबेबिलिटी लिख के उसे मल्टीप्लाई करके फिर आंसर दिया था, ठीक है। सो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि इवेंट जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है, क्या आउटकम्स आपकी इक्वली लाइकली है या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कहा इसका आंसर 9/16 है। कैसे, क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, टेल की 1/4 है, तो हम यहाँ पे से अलग अलग करेंगे, तो हेड क्या 3/4, दूसरा हेड भी 3/4, तो आंसर आया 9/16। एंड डेफिनेटली इवेंट मेरा इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक के आने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, राइट। अब चलते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, आप पूछोगे x का क्या मतलब था, x था नंबर ऑफ टेल, तो नंबर ऑफ टेल 1 आ जाए, उठाओ ऐसे इवेंट इस सैंपल स्पेस में से। तो मैम एक टेल आने के लिए तो हमारे पास ये 2 केसेस हैं, कौन कौन से, HT है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH, ठीक। एक टेल चाहिए ना, तो या तो ऐसा आ जाए या तो ऐसा आ जाए, और जहां या आया वहां तो प्लस आया, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ क्या करोगे, वो ही ब्रेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, क्योंकि 100% इवेंट मेरा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। तो PHT को PH इंटू PT लिखेंगे, प्लस यहाँ पे भी PT इंटू PH लिखेंगे, ठीक है। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4, टेल आने की 1/4, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, कितना आया, ये आ रहा है 3/16 प्लस 3/16, और 3 + 3 बिल्कुल भी 9 नहीं होता है, 6 होता है, ऐसी गलतियां हो जाती है, ठीक है। चलो, सो 3 + 3 इज व्हाट, 6, तो 6/16 कैंसिल आउट करना है क्या, इसको कर देते थे, ठीक है। 2 3 = 6, 2 8 = 16, चलो 3/8 आ रही है प्रोबेबिलिटी कि आपको एक टेल मिला हो। अब क्या, x इक्वल टू 2, कि आपको 2 टेल मिल जाए, आ जाओ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, ठीक है, आ जाओ। x इक्वल टू 2 का मतलब है कि आपको मिल गए 2 टेल, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 निकालना है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल चाहिए, 2 टेल, तो 2 टेल तो ऐसे ही आया है। इसका आंसर क्या बोल रहे हो आप लोग, मैम 1/4 तो नहीं बोल रहे, क्योंकि जो इवेंट है ना वो इक्वली लाइकली नहीं था, तो आपने जो टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल के रखी है 1/4, उसमें करेंगे इंटू 1/4, यानी कि हमारे पास जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/4 इंटू 1/4, मतलब 1/16, दैट्स इट, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में बताया मैंने, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और जिस जमाने में आप लोग मुझे टेल की प्रोबेबिलिटी क्या बताते थे, 1/4, वो कैसे आती थी, क्योंकि आप जानते हो जब आप इसे भी अलग करते थे तो PT लिखते थे। टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर कॉइन को टॉस करो क्या होती है, हाफ, इसकी भी क्या होगी, हाफ, और हाफ क्या होता है, 1/4।
तो जब आपका कॉइन अनबायस्ड हुआ करता था तब ऐसे आपकी इस टीटी की प्रोबेबिलिटी 1/4 आती थी, लेकिन यहाँ पे कॉइन कैसा है मेरा, बायस्ड है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, यहाँ पे 1/4, लेकिन यहाँ क्या होती थी, हाफ हाफ होती थी, तब मिलके मुझे ओवरऑल आंसर 1/4 मिलता था, लेकिन यहाँ पे 1/16 मिला। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। आई रियली विश कि क्वेश्चन क्लियर है, इंपॉर्टेंट भी है। चलो अब क्या करें, क्वेश्चन तो खत्म नहीं हुआ मैम, टेबल बनाओ पहले आप। चलो ठीक है, दिस इज माई एक्स और ये रहा मेरा पी एक्स। तो एक्स मेरा 0 था, एक भी टेल ना आए, एक टेल आ जाए या दोनों टेल आ जाए, तो 0 टेल मतलब दोनों हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी आपकी, दोनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी 9/16। तो लिख दो इसे, दिस इज माई 9/16। फिर एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8, 3/8, दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/16 एंड आपका क्वेश्चन होता है खत्म। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे बस इस बात को आपको समझ लेनी थी, दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये रहा आपका रैंडम वेरिएबल और ये रही उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। ओके, आपको क्या चाहिए, डिटरमाइन करना है ये 4 चीजें, और टेबल का क्वेश्चन अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आपके पेपर में आ जाए ना तो आप खुश हो जाना, क्योंकि बहुत बेसिक और बहुत ईजी होता है, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें इस k की वैल्यू चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, k बता दो। तो आप लोगों को याद होगा जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था तब वहां क्या देखा था कि जितनी भी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होती हैं इन रैंडम वेरिएबल्स की, दे शुड बी ग्रेटर देन 0। मैम यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है, चल जाएगा, अगर क्वेश्चन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी केस क्या थी, दूसरा केस था आपका कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब जब आप इन सब को ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें 0 लिख दिया है, लेकिन 0 को किसी से ऐड करोगे तो वो जो जिस भी चीज से ऐड किए वो ही आता है, ठीक। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके राइट। चलो तो अब k की वैल्यू फाइंड करें, k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अपन। सो k क्या आएगा, इन सभी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करो इज इक्वल टू 1 लेकर आओ। ये केस होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट के लिए 0 + k इज k, तो मैं उसे नहीं लिख रही, k + 2k + 2k + 3k, ओके, प्लस k² + 2k² + 7k² + k = 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। सभी प्रोबेबिलिटीज का सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इन सबको ऐड करो इज इक्वल टू 1 करो, साफ साफ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने वाली है, स्प्लिट करोगे और k की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। चलो ठीक है मैम, फाइंड कर लेते हैं। सो दिस विल बी कितना, देखो तो जरा, 4 3 7 8 9, सो दिस इज 9k + 7 8 9 10, 10k² - 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ लेकर आ गई, अरेंज तो करो इसे, 10k² + 9k - 1 = 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक स्प्लिट कर लो आप लोग, तो कैसे स्प्लिट करेंगे इसको अपन, दिस इज 10k² प्लस क्या करें कि प्लस माइनस करने पे 9k मिले और इनटू करने पे -10 मिले, तो यही बेस्ट रहेगा कि आप 10k - 1k लिखें कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, 10 कॉमन ले लो, 10 और k बाहर कॉमन लो तो क्या मिलेगा आपको, k + 1 -1 कॉमन ले लो, तो दिस इज k + 1 = 0। ये तो 9th क्लास में सीख कर आए हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, मुझसे पहले कर लिया होगा आप लोगों ने सॉल्व। क्या आया, 10k - 1 × k + 1 = 0, ठीक। तो इक्वेट करो 0 से, तो दिस इज 10k - 1 = 0 एंड k + 1 = 0। तो k की वैल्यूज क्या आ रही है, यहाँ से k आ रहा है 1/10 और यहाँ से मेरा k आ रहा है -1। दोनों वैल्यूज ले लूँ क्या, क्या कह रहे हो आप लोग,
इसे इग्नोर कर दूं, k इज इक्वल टू -1 को, k इज इक्वल टू -1 को इग्नोर करने के लिए कह रहे हो और आप कह रहे हो कि मैम k का जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1/10। अब कुछ बच्चे परेशान है, मैम क्यों इग्नोर कर रहे हो k इक्वल टू -1 को? क्योंकि देखो यहाँ रखोगे k की वैल्यू -1, क्या किसी की भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। जितनी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने अगर अपनी बुक को फॉलो किया है तो वहाँ क्या कहा गया है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है दे शुड बी ग्रेटर देन 0। कुछ कुछ बुक्स में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले लिया गया है, ठीक है, तो उसमें हम ज़्यादा नहीं लड़ेंगे। हमें जो मेन फोकस करना है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ना नेगेटिव नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो ये तो नेगेटिव आ रहा है -1, ये प्रॉब्लम की बात है, इसीलिए इसे कर दोगे इग्नोर और k का आंसर आएगा 1/10, ठीक है। चलो, सो आई होप ये पहला पार्ट तो क्लियर है, इस क्वेश्चन का कोई समस्या की बात नहीं थी। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो और अपने k तक पहुंच जाओ। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। सो k कितना है? 1/10। k इक्वल टू -1 को किया है इग्नोर बिकॉज प्रोबेबिलिटी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। k की वैल्यू तो 1/10 आ चुकी है। अब इसी में जो सेकेंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ x ग्रेटर देन 6 वालों की। तो x ग्रेटर देन 6 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ग्रेटर देन 6 का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 चाहिए। 6 ये रहा, 6 से बड़ा कौन है? सिर्फ 7 ही तो है, तो इस 7 वाली की प्रोबेबिलिटी चाहिए। बता दो क्या दिक्कत है? आप जानते हो 7 वाली की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 7k² + k, और k की वैल्यू आपके पास है। k कितना था? k था 1/10, तो दिस विल बी 7/100 + 1/10। k था आपका 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/100, 7 × 1/100 इज 7/100 + 1/10। ऐड करो, एलसीएम तो 100 ही आना है ना? तो यहाँ पे आएगा 7, 10 10 10 1 यानी कि 17/100। ये आ रहा है आपके सेकंड वाले पार्ट का आंसर। कितना? 17/100। आई होप ये भी क्लियर है। डिफिकल्ट है क्या? प्लस माइनस ही है, देख लेना, कुछ गलती अगर मैं कर दूं तो ठीक कर देना। ओके, आई होप ये क्लियर है। चलें थर्ड वाले पे। सो थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, तो बताओ क्या करेंगे? बहुत मुश्किल है। x लेस देन 3 का क्या मतलब है? ये 3 है, 3 से छोटे वाले, ये और ये, ठीक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। ये 2 1 0 क्या है? आपके रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो इस वाले केस में प्रोबेबिलिटी क्या है? 2k। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है? k। 0 के लिए क्या आया? 0। 2k + k 3k। k की वैल्यू 1/10। कितनी आ रही है प्रोबेबिलिटी? 3/10। मुश्किल है क्या? इससे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस कर चुके हो आप लोग। सो दिस इज 3/10, दैट्स इट। ओके, अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे इस क्वेश्चन के। इसे हटा देती हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर ये टेबल दिख गया ना आपको पेपर में, खुश हो जाना, फ्री के मार्क्स हैं ये, राइट। हटाओ इसे। चलो फोर्थ पार्ट पे इस क्वेश्चन के। वो थर्ड वाला सॉल्व किया था मैंने अभी, ठीक है। अब फोर्थ पे आ रहे हैं हम। फोर्थ क्या है? प्रोबेबिलिटी बता दो 0 लेस देन x लेस देन 3, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब बेसिकली आपका x 0 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब 1, 3 से छोटा होना चाहिए मतलब 2। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी 1 वाले की क्या है? k, 2 वाले की क्या है? 2k, k + 2k कितना आया? 3k, ठीक है। k + 2k 3k, तो 3k मतलब क्या? k क्या है? 1/10, सो 3/10। तो इसका आंसर भी 3/10 आ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक, इजी था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। ओके, डन। देखो इस क्वेश्चन को। द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सम नंबर। ये लिखे हैं आपके रैंडम वेरिएबल और ये लिखे हैं इन रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि k की वैल्यू बता दो, और इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपसे 3 चीजें पूछ रहा है, तो बता देंगे। आ जाओ। सबसे पहले
तो हम लोग ना यहाँ पे टेबल बनाएंगे। इनने हमें टेबल बना के नहीं दिया, हम खुद बना के इन्हें टेबल देते हैं पहले तो, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा x आता है और यहाँ पे उस x की प्रोबेबिलिटी आती है। तो x क्या क्या है, 0, 1, 2 और अदरवाइज में लिखा है 0, तो मैं उस अदरवाइज को नहीं लिख रही, ठीक है। सो बेसिकली 0, 1, 2 के लिए मुझे कुछ कुछ प्रोबेबिलिटीज मिली है, दे आर k, 2k और 3k। जो अदरवाइज वाला सेक्शन है वहां पे मुझे प्रोबेबिलिटी 0 मिल रही है, तो मैं उसे नहीं बना रही। ओके चलो, अब डिटरमाइन कीजिए k की वैल्यू। डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू कैसे मिलेगी बताओ तो जरा, k की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो आप इन सबको ऐड कर देना, ठीक है। तो a पार्ट के लिए क्या करोगे आप, k प्लस 2k प्लस 3k एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो कितना आ रहा है ये, 6k इज इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू 1/6। इजी, नो प्रॉब्लम। तो k कितना आ गया आपका, 1/6 आ गया। आई होप ये क्लियर है। अगर किसी का मन है तो वो अदरवाइज वाला सेक्शन भी आप बना सकते हो, यहाँ लिख देना अदरवाइज और यहाँ लिख देना 0, ठीक है। चलो, तो इसे हटा देते हैं। आपका a कितना आ गया, 1/6 आ गया। कुछ नहीं किया मैंने, इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को सम किया, ऐड किया, और मैं जानती हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए मुझे इन तीनों को ऐड करने पे 100% मैं श्योर हूँ 1 ही मिलने वाला है। इक्वेट किया, k की वैल्यू 1/6 आ गई। अब इसे हटा दो। अब आ जाओ क्वेश्चन के बी पार्ट पे। क्वेश्चन के बी पार्ट में जो पहला पार्ट है वो आपसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 बता दो। x लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 2 से कम मतलब क्या है यहाँ पे, 0 या 1। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। यही तो दो हैं जो किससे, 2 से छोटे हैं। यही वो दो आपके x रैंडम वेरिएबल्स हैं जो 2 से छोटे हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। इनकी प्रोबेबिलिटीज बताना है। तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी है k और 1 के लिए है 2k। कितना हुआ, 3k। k क्या है, 1/6। कितना आया, 1/2। ठीक, दिस इज 1/2, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो लिखो, इसे खत्म करो। मैम हमने आगे के 2 भी सॉल्व कर लिए, चलो अच्छी बात है, हटा दो इसे, राइट। अब चलते हैं हम बी में ही जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया मैम 2 को भी इंक्लूड करना है और 2 से कम वालों को भी लेना है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लिखेंगे आप, ठीक है। तो 0 वाले केस में प्रोबेबिलिटी है k, 1 वाले में है 2k एंड 2 वाले में है 3k। कितना आ रहा है, 6k। k कितना था, 1/6, कैंसिल आउट किया, 1 आया। लो भाई, सेकंड पार्ट भी इसका डन है। अब आ जाओ इसके थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो देखो ग्रेटर देन में जाएंगे 2k, तो अदरवाइज पे 0 ही मिल रहा है, लेकिन साथ में इक्वल टू भी बना है, तो इक्वल टू में क्या है, 3k, ठीक है। अगर सिर्फ ये लोग आपसे कह देते ना इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 बताओ, तो x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़े वाले, तो वहां पे तो कुछ भी नहीं है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, 0, तो आप उसका आंसर 0 लिखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्हें हमसे क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, ठीक है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू में आप कहेंगे सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अदरवाइज, जो कुछ नंबर वहाँ है ही नहीं और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, तो उसे लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। समथिंग प्लस 0 गिव्स यू समथिंग, और ये समथिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। तो 2 की प्रोबेबिलिटी यानी कि 3k, k था आपका 1/6 यानी कि 1/2, तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर 1/2 आया, ठीक है। ग्रेटर देन 2 पूछ लेते तो इसका आंसर 0 आता। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, ठीक, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके साथ ही हम लोगों ने टिल क्वेश्चन नंबर 9 वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं जो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड थे, राइट। सो यहाँ पे 13.4 के इतने क्वेश्चंस आपके होते हैं कंप्लीट, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, आप लोग जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। सो जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा, आप लोग एक्सप्लोर करेंगे टॉप कोर्सेज को,
क्लास 12th पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 12 पे क्लिक कीजिए। 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी रेफरेंस बुक है, वो सब यहाँ पे सीक्वेंस में एकदम अच्छे से अरेंज्ड है। अगर आप लोग 12th क्लास मैथ्स एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, वॉच नाउ पे जाइए, क्लिक कीजिए। जब आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तब आपके सामने एक पेज ओपन होगा और आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपके जितने भी चैप्टर्स है ना, वो जो हम कंप्लीट कर चुके हैं और भी है, वो सब यहाँ पे ना एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप इंटीग्रल्स पढ़ना चाहते हैं, आपने इंटीग्रल्स पे क्लिक किया, मैं आपको मिलूंगी यहाँ इंटीग्रल्स पढ़ाते हुए। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी न्यू चैनल है, बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत ही बेस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको वहाँ पढ़ा रही है, तो बिल्कुल चैनल को शेयर करना। एंड इसके साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स आपका एक 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।